नमस्कार, आदाब, मैं शरिया यासिर, आपका स्वागत है सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। लंदन जारी फ्लाइट पर सरकार ने कहा दिल्ली अहमदाबाद की उड़ान में नहीं थी कोई दिक्कत। अहमदाबाद विमान हादसा छात्रों के परिजनों को भी मुआवजा 1 करोड़ की मिलेगी मदद। बाबा रामदेव ने अहमदाबाद विमान हादसे के पीछे जताई साजिश का शक, कहा तुर्की ने दुश्मनी तो नहीं निकाली। एयर इंडिया हादसे पर संजय राउत का बड़ा हमला, का सरकार ने सब कुछ बेच दिया। मंगली लाल मंडल होंगे आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष, नामांकन किया दाखिल, निर्विरोध निर्वाचन तय। आयरन डोम से कैसे हुई चूक, ईरान ने भेज दिया इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा मंत्रालय पर कर दिया मिसाइल अटैक। अब समाचार विस्तार से। उड्डयन मंत्रालय के सचिव समर कुमार ने बताया कि 6 बजे जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तब तक आग लगभग पूरी तरह बुझ गई थी। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच जारी है। AAIB घटना की जांच करेगा। एक और हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं। ये टीम एविएशन सिक्योरिटी और कैसे इसे मजबूत बनाया जा सकता है इसकी समीक्षा करेगा। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी, और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। टाटा ग्रुप के एक अधिकारी ने आज कहा है कि इस हादसे में जमीन पर मारे गए उन 33 लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 20 छात्र भी शामिल हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में आज तक 274 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इसमें विमान में सवार लोग और हादसे के समय आसपास मौजूद लोग और छात्र भी शामिल हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में हताहत लोगों के प्रति टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि जिन लोगों ने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है, टाटा ग्रुप उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा। उन्होंने घायलों का इलाज करवाने की भी बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया था कि मुआवजा सिर्फ विमान में सवार लोगों को मिलेगा या हादसे में जमीन पर मारे गए लोगों को भी दिया जाएगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए टाटा ग्रुप के अधिकारी ने कहा कि उन सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जो इस विमान हादसे में हताहत हुए हैं, फिर चाहे वो जमीन पर हो या विमान में सवार हो। जब टाटा ग्रुप के अधिकारी से पूछा गया कि क्या टाटा वित्तीय मुआवजे के अलावा भी कोई सहायता प्रदान करेगा, जैसा कि मृतकों के परिजनों को नौकरी देना या फिर कोई अन्य मदद, इस सवाल का जवाब देते हुए अधिकारी ने कहा कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी तय नहीं किया गया है। हम अभी भी स्थिति का आंकलन कर रहे हैं और जांच शुरू हो गई है। टाटा की तरफ से मिलने वाले 1 करोड़ रुपए के अलावा दुर्घटना में मरने वाले यात्रियों को विमान बीमा
बीमा कंपनियों से भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। अहमदाबाद विमान हादसा किस वजह से हुआ है, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे पर योग गुरु बाबा रामदेव ने तुर्की की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये पता चला है कि तुर्की की एक एजेंसी जो विमानों में मेंटेनेंस का काम करती है, कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि कोई साजिश भी रच सकता है। उन्होंने कहा है कि भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ़ करना, ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। उसका कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र से 2 महीने पहले ही कैंसिल कर दिया गया था। 2 महीने का उसके पास और टेन्यूर था कि वो अपने इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। वहीं अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हादसे पर गहरा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकार ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 14 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाए हैं। एक महत्वपूर्ण सेक्टर सिविल एविएशन, लेकिन सरकार गंभीरता से उस पर नहीं देख रही है। सब कुछ बेच दिया है। एयरपोर्ट्स हो, एयर इंडिया जैसे हमारे नेशनल कैरियर हो, अपने सबका निजीकरण किया है। तो सरकार को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई तो आपके मंत्री एक्सीडेंट के बाद कैमरा लेकर क्यों भाग रहे हैं? वहां प्रधानमंत्री क्यों आ रहे? 300 लोगों की मौत हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जिम्मेदार है, डीजीसीए जिम्मेदार है, एटीसी जिम्मेदार है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद एक नया वेरिएंट JN.1 सामने आया है, जो फिर से पूरे देश में तबाही मचा रहा है। केरल से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे अधिकतर राज्यों में कोरोना अपने पैर तेजी से फैला रहा है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहन कर रखें और ज़रूरी सावधानियां बरतें। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 7,131 है। हालांकि 10,976 लोगों की रिकवरी भी हुई है। देश भर में कोरोना के अब तक 78 लोगों की मौत की खबरें आई हैं। आज कोरोना की वजह से केरल और पश्चिम बंगाल में 2 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी। केरल राज्य में कोरोना ने अपने पैर पूरी तरह से फैला लिए हैं। केरल में न सिर्फ कोरोना के एक्टिव मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल एक्टिव मामले 2055 हो चुके हैं। वहीं रिकवर हुए लोगों की संख्या 3,736 है। केरल में अब तक 20 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। केरल राज्य में हर दिन 100 से भी अधिक कोरोना के एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। गुजरात की बात करें तो केरल के बाद ये दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के एक्टिव मामले सबसे अधिक हैं। इस राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1,358 है। वहीं रिकवर हुए लोगों की संख्या 1,015 है। यहां पर कोरोना से अब तक कुल 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में एक दिन में 70 से अधिक एक्टिव मामले सामने आए हैं। पंजाब में अभी तक कोरोना के कुल 29 एक्टिव मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर पंजाब सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस मामले पर राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में करीब 2,000 करोड़ रुपए का संगठित घोटाला किया गया, जिसे एक क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर अंजाम दिया गया था। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ईडी की जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और प्राप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी और संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में
क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला किया गया। ईडी उस मामले की जांच कर रही है और जांच में जो जो भी तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और शराब घोटाले से संबंधित जितनी प्रॉपर्टी ईडी के ध्यान में आ रही है, ईडी को जिस पर साक्ष्य मिल रहा है उन सबको अटैच कर रही है और स्वाभाविक जांच की प्रक्रिया है। सर, जैसा आपने कहा कि बेस्ड ऑन एविडेंस पूरे एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर ये कह रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पूरा मामला। हर कार्यवाही में कांग्रेस यही कहती है, हर कार्यवाही में ये रटा रुटाया घिसा पिटा उनका आरोप है। वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ था, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ था और घोटाले से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है वो स्वाभाविक रूप से जांच एजेंसियां उनको जब्त करती है, अटैच करती है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए और वो भी व्यापक तरीके से। इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। सिर्फ ये कहकर पीछे नहीं छुड़ाया जा सकता कि ये एक एक्सीडेंट था। गृह मंत्री जी ने इसे एक्सीडेंट कहा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जिम्मेदारी तय कीजिए। ये देखना जाना चाहिए कि इसमें क्या कमी रह गई। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी टीम बनाई जाए जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ शामिल हों जो इस मामले की गहराई से जानकारी रखते हों। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। पूरी जांच होनी चाहिए, कम्प्रहेंसिव होनी चाहिए और देश को बताया जाना चाहिए और यह कह कर के पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता कि एक एक्सीडेंट है। जैसे गृह मंत्री जी ने कहा एक एक्सीडेंट है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जिम्मेदारी तय करिए, क्या कमी थी? आप इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए और उसको एक्सपेडाइट करिए और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, ज़रूरत पड़े तो उन्हें इन्वॉल्व करिए, लेकिन फैक्ट्स सामने आने चाहिए। डीजीसीए के बारे में भी कुछ है लेकिन मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा। अगले हफ्ते वो बात करी जाए क्योंकि अभी ये बड़ा सदमे की बात है, दुख की बात है कि कहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन, सिमुलेशन, क्लियरेंस, ये जो टर्मिनोलॉजी है डीजीसीए की जो चेक करते हैं फ्लाइट का, उसमें कोई कमी तो नहीं थी। 15 जून यानी कल देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचेंगे। गृह मंत्री यहां चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे पर कहा है कि यह अच्छा काम है। विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जाते रहे कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। गृह मंत्री आ रहे हैं और लोगों को नियुक्ति पत्र देंगी, एक अच्छा कदम है। लखनऊ आ रहे हैं जिसमें चयनित सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देंगे, कैसे देखते हैं सर? देखिए, अच्छा काम है और जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो इस नाते माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और अपने हाथों से और लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे, तो ये अच्छा कदम है। सर, कांग्रेस ओबीसी वर्ग और पिछड़े राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक नए विवाद में फंस गए हैं। बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन का एक वीडियो जारी कर उन पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि लालू प्रसाद जी और उनके परिवार का अहंकार आचरण तो सब जानते हैं, मगर अहंकार में चूर होकर लालू जी पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा अपमान करेंगे, शर्मनाक है। पर है स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद जी राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को अपमानित करने का काम किया, यह स्पष्ट दिखता है कि हर हालत में लालू प्रसाद जी सिर्फ अपमानित करना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तलवार से केक उन्होंने काटा अपने जन्मदिन पर, वो तो दिखता है, अपराधी के प्रतीक है। तो कल तक आज तलवार से केक काटा है, सत्ता में आ जाएंगे 47 से केक काटेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम मंगली लाल मंडल के प्रस्तावक रहे हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन हुआ है। बहुत अनुभवी नेता है। समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। हम सभी खुश हैं कि आज मंगली लाल मंडल ने
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारी पार्टी जनता की बात करती है और सबको साथ लेकर चलती है। इस बार हम सब मिलकर नया बिहार बनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगनीलाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं, इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनीलाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। देखिए, हम लोगों की पार्टी जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलती है और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे और जनता जो है वो बदलाव चाहती है। ये सरकार जो है फेल हो चुकी है हर एक मामले में और खुद के ही नीति आयोग की रिपोर्ट में अपने आप को फेल साबित किया। इसलिए रिटायर्ड अधिकारियों की बदौलत, रिटायर्ड मुख्यमंत्री अब बिहार जो है सरकार को बदलेगी। ईरान ने तेल अवीव में इजरायली रक्षा मुख्यालय पर मिसाइली हमला किया है। यह इजरायल की आयरन डोम एयर डिफेंस प्रणाली की एक स्पष्ट विफलता मानी जा रही है। ये प्रणाली अब तक ईरान के मिसाइली हमलों से इजरायल की सुरक्षा में सफल साबित होती आई है। ईरान की ओर से यह हमला उस जवाबी कार्रवाई के तहत किया गया जो इजरायल द्वारा 24 घंटे के भीतर ईरान पर किए गए 2 हवाई हमलों के बाद शुरू हुई। एक न्यूज़ रिपोर्ट द्वारा सत्यापित एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। इसमें तेल अवीव के एक हिस्से पर हमला होते हुए देखा जा सकता है। इस इलाके में कई सैन्य ठिकाने हैं जिनमें इजरायली रक्षा बलों का मुख्यालय भी शामिल है। 19 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि इजरायल की आयरन डोम डिफेंस प्रणाली एक ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिसाइल सिस्टम को भेद कर सीधे रक्षा मुख्यालय पर जा गिरती है। वेरीफाइड एक 19 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें आयरन डोम से मिसाइलें दागी जाती दिख रही हैं, लेकिन एक ईरानी मिसाइल बच निकलती है और सीधा रक्षा मुख्यालय पर जाकर गिरती है। तेज रोशनी और आग का गोला बनते हुए धमाके के साथ इमारत से टकराने की घटना वीडियो में साफ नजर आ रही है। बैकग्राउंड में मार्गनेट टावर देखा जा सकता है जो तेल अवीव का एक प्रमुख लैंडमार्क है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।